हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, आज की बात स्टार्ट करते हैं। सोचे आज हम डिस्कस करेंगे अपने डिविडेंड डिसीजंस के क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी एडिशनल क्वेश्चंस, जो मर्जी नाम दे लीजिए, ठीक है। डिविडेंड डिसीजंस के आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने क्लास में अच्छे से कर लिया था, ठीक है ना। और उसके बाद हमने रिवीजन में भी डिविडेंड डिसीजंस को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। तो अब समय है कि इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं ताकि ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाए और हम सीधा जाके पेपर में ये चैप्टर कराएं। आइए जी, सीधा अपने एडिशनल क्वेश्चंस वाले हैंडआउट के ऊपर चलते हैं। और हैंडआउट कहाँ गया? ये रहा। चलिए जी, डिविडेंड डिसीजंस। आइए सीधा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तीन ही तो मॉडल है डिविडेंड डिसीजन में, रादर 5 हैं, पर मेन सवाल तो तीन के ही आते हैं, गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल और एमएम मॉडल। तो सबके मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। आरटीपी का क्वेश्चन है। तो एबीसी लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट से कुछ इकट्ठा किया गया है सामान। नेट प्रॉफिट दिया है 75 लाख, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स 250 लैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7.5 लैक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स 20%। तो इसको आप आर बोल सकते हो, आरओई बोल सकते हो, जो मर्जी बोल सकते हो। और के कितना है? 16%। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 बाय यूजिंग द वॉल्टर मॉडल। वो कह रहे हैं जी वॉल्टर मॉडल लगाना है और शेयर प्राइस को कितना रखना है? 42 रखना है। बताओ डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है? तो क्या ये क्वेश्चन हमारी मेन बुक में था? बिल्कुल था, ठीक है। एक एक करके करते हैं। तो आइए पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है बच्चे, बैक कैलकुलेशन का सम है। मैं आजकल हमेशा बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट को ये बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ये भी आपका बैक कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है कि आपको डी निकालना है और आपको P0 दिया हुआ है। आइए पहले जरा देखें कि क्वेश्चन ने हमें क्या डेटा दिया है। तो नेट प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट कितना है? 75 लाख। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, तो यहां से माइनस हो जाएगा क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड 250 लाख का 12%। 250 लाख का 12%, 30 लैक्स। तो ये आ गया आपका क्या? EAESH 45 लाख। डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 7.5 लाख। और ये आ गया आपका ईपीएस। आपको पता है आपको ईपीएस चाहिए होता है। 45 डिवाइडेड बाय 7.5, तो 6 रुपए का आपका ईपीएस आ गया। तो सब पॉइंट ए में सवाल ने क्या मांगा था? कैलकुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो क्या फॉर्मूला है वॉल्टर का? P0 इज इक्वल टू D अपॉन के प्लस E माइनस डी इंटू ROE डिवाइडेड बाय के और होल डिवाइडेड बाय के। अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है, ऐसा कुछ मुश्किल आनी नहीं चाहिए। तो P0 दिया हुआ है कितना? 42। D निकालना है। के दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल साफ दिया हुआ है 16%। ई हमने निकाल लिया, अर्निंग पर शेयर। तो डी निकालना है। आरओई कितना है? 20% डिवाइडेड बाय 16%, होल डिवाइडेड बाय 16%। तो बच्चे बैक कैलकुलेशन की सोल्यूशन ही करना है, और क्या है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 16 और 16 अगर एलसीएम लें तो D प्लस 6 माइनस डी 20/16 डिवाइडेड बाय 0.16, तो 20/16 ये हो गया 1.25। और 42 इंटू 0.16
42 इंटू 0.16 से 6.72 सॉल्व करना आपको आता है, मैं आपका ज्यादा दिमाग नहीं खराब करूंगा। तो 6 इंटू 1.25, ये तो मैथ्स हो गया ना, 7.5 माइनस 1.25 डी, है ना। तो डी किसके बराबर हो गया, 7.5 माइनस 6.72 डिवाइडेड बाय 0.25। 7.5 माइनस 6.72 divided by 0.25, that is 3.12. So what is your optimum payout ratio? Sorry, approximate payout ratio, not optimum. Optimum तो वॉल्टर के अकॉर्डिंगली या तो 0 होता है या 100% होता है। तो सवाल ने ऑप्टिमम नहीं पूछा है, ऑप्टिमम सेकंड पार्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट में अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है। तो अप्रोक्सीमेट पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इंटू 100। तो आपका डीपीएस है 3.12, ईपीएस कितना है 6 इंटू 100, सो डिवाइड बाय 6, सो ये आ गया आपका 52%। ये सबसे मशहूर क्वेश्चन है वॉल्टर मॉडल का, एग्जाम में भी टेस्ट हुआ था, अभी इसके बाद मैं सीधा वही कराऊंगा, ठीक है। सो दिस इज योर ए पार्ट कि आपको अप्रोक्सीमेट पे आउट रेशियो निकालनी। देखो बच्चे, सीधा क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा ना P0 निकालने वाला, इसलिए इंस्टीट्यूट आपसे सीधा पूछने की बजाय उल्टा पूछना ज्यादा पसंद करता है। बी पार्ट देखिए, डिटर्मिन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब ऑप्टिमम पूछा है, तो वॉल्टर के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमम डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन आरओई एंड के। अगर आर ज्यादा है तो हम खुद ज्यादा कमा सकते हैं, सो वी शुड नॉट पे एनी डिविडेंड। अगर के ज्यादा है तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट ज्यादा करता है, वो ज्यादा कमा सकता है, तो 100% शुड बी पेड एज डिविडेंड। तो देखते हैं, डिटर्मिन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट सच पे आउट रेशियो। तो इस सवाल में बताओ आर ज्यादा है कि के ज्यादा है। सो क्वेश्चन में आर तो है 20%, मतलब आर ज्यादा है और के 16 है, तो इस कंपनी को बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है 0, और वो कह रहा है इस पे दोबारा P0 निकालो। सिंस R is greater than K, so optimum payout ratio should be 0. That is D is equal to 0, और वो कह रहा है इस पे आउट रेशियो पे P0 भी बताओ। तो P0 is equal to D upon K, तो 0 बाय 16% प्लस 6 माइनस 0 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 16% डिवाइड बाय 16%। तो 6 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 0.16, तो 46.875, 46.875, क्लियर है, 46.875। सो ये ऑप्टिमम पूछा है, प्लीज बड़े ध्यान से पढ़ना कि सवाल में अप्रोक्सीमेट पूछा है या फिर सवाल ने ऑप्टिमम पूछा है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से पढ़ना है। सी पार्ट भी है सवाल का। डिविडेंड की ये खासियत है, जब भी आते हैं 2-3 पार्ट जरूर आते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। पढ़िए, प्रूव दैट द डिविडेंड पे आउट रेशियो एज डिटर्मिन्ड इन बी इज ऑप्टिमम बाय यूजिंग द रैंडम पे आउट रेशियो। वो कह रहा प्रूव करो कि ये डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है। तो बच्चे हमने क्लास में पढ़ाया था कि अगर आप 0 और 100 के अलावा कुछ भी लोगे तो आपका मार्केट प्राइस कम आएगा। अगर आप ऑप्टिमम पे आउट रेशियो रखते हैं तो आपका मार्केट प्राइस है 46.875, इसके अलावा कोई भी पे आउट रेशियो रख लो आपका मार्केट प्राइस लोअर आएगा। तो हम लोअर निकाल के ये प्रूव कर देंगे कि ये वाली पे आउट रेशियो क्या थी, ऑप्टिमम थी, ठीक है। तो 2-3 बार हमें करना पड़ेगा। तो आइए तुम 3 बार चेक करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने भी इसमें 3 बार चेक किया है। The optimality of above payout ratio can be proved by using 25%, 50% और 100% पे आउट रेशियो। मतलब 0 से ज्यादा ही लेनी है ना, तो 3 लेके प्रूव कर देते हैं। सर 2 लेके भी कर सकते हैं, हाँ 2 लेके भी कर सकते हैं, 1 से ज्यादा ही लेना। तो सबसे पहले करते हैं, एट 25% पे आउट रेशियो
एट 25% पे आउट रेशियो। तो अगर आपकी पे आउट रेशियो 25% है तो आपका डी कितना हो गया? आपका ईपीएस था, बताओ कितना? ईपीएस हमने निकाला था 6 रुपए, तो डी हो गया 6 का 25%, कितना? 1.50। तो P0 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 16%, 6 माइनस 1.5 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 16% और डिवाइडेड बाय 16%। तो आइए सॉल्व करते हैं। दिस इज 9.375। क्या ये मार्केट प्राइस 46.875 से कम आएगा? 100% कम आएगा, और यही तो प्रूव करना है। प्लस 6 माइनस 1.5 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 0.16, 35.16। सो 9.375 प्लस 35.16, 44.54। लो जी, तो कम आया, देखो 25% पे हो गया। अब 50 और 100 पे भी करते हैं। पता है, जैसे जैसे आप डिविडेंड बढ़ाओगे आपका मार्केट प्राइस गिरता चला जाएगा, क्योंकि वॉल्टर के अकॉर्डिंगली आपकी पे आउट रेशियो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप डिविडेंड बढ़ाएंगे आपका मार्केट प्राइस जो है वो गिरता चला जाएगा। तो सब पॉइंट 2 एट 50% पे आउट रेशियो, एट 50% पे आउट रेशियो। तो 50% पे डी कितना हो गया आपका? 3 रुपए। सो आइए P0 निकालते हैं, देखना ये और गिर जाएगा। सर ये 3 बार ही करना है बच्चे, अब इंस्टीट्यूट ने 3 बार किया है तो मैं भी 3 बार कर रहा हूं। पेपर में भी आप 3 बार कर आना अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। डिवाइडेड बाय 16% डिवाइडेड बाय 16%। सो 3 डिवाइडेड बाय 16%, 18.75 प्लस 3 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 0.16, 23.44। 18.75 plus 23.44, this is 42.19। क्लियर है? सो ये था एट 50% पे आउट रेशियो। सब पॉइंट 3 एट 100% पे आउट रेशियो, एट 100% पे आउट रेशियो। तो 100% पे आउट रेशियो पे डी आपका 6 रुपए, तो राइट हैंड साइड तो आपकी 0 हो गई, तो पी सीधा होगा 6 डिवाइड बाय 16%। राइट हैंड साइड तो 0 ही होगी ना, तो 37.5। तो देख लो, जैसे जैसे आप पे आउट रेशियो बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपका P0 गिरता चला जा रहा है। और यही प्रूफ था कि जो ऊपर वाली रेशियो थी वो क्या थी? ऑप्टिमम। तो ये नीचे में लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव it can be considered that price of share is maximum. Price of share is maximum when dividend payout is 0. Price of share is maximum when dividend payout is 0. क्लियर है? सो बहुत है इतने। सो यही सवाल ने पूछा था कि प्रूव करो कि ये आपकी कौन सी रेशियो है? ऑप्टिमल पे आउट रेशियो है। चलिए लिखिए इसको जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला हमने वॉल्टर का किया, अब एक गॉर्डन का करते हैं, फिर दोनों के मिक्स का करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2, अगेन स्टडी का क्वेश्चन। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 2।
द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड की डाटा दिया है, ये ऑलमोस्ट सेम ही डाटा है क्योंकि गॉर्डन और वॉल्टर के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस फॉर्मूला अलग अलग है। नेट प्रॉफिट दिया है, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया, तो यहां भी आपको पहले ईपीएस निकालना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर दिया है और के दिया है। कैलकुलेट द प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%, 50% और 100%। तो ठीक है ना। वो कह रहा है प्राइस पर शेयर बताना है यूजिंग द गॉर्डन मॉडल। चलिए ये बहुत आसान सवाल है ये तो, पर इससे हमें तो रिवाइज करने होते हैं ना सारे, सो हमें तो एक एक क्वेश्चन सबका करना ही है। बताइए बच्चे गॉर्डन का फॉर्मूला क्या होता है? सर गॉर्डन का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय K माइनस जी। तो D1 को हम लिख सकते हैं E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय K माइनस जी। E1 क्या है? एक्सपेक्टेड ईपीएस। 1 माइनस बी पे आउट रेशियो, बी क्या है? रिटेंशन रेशियो, और जी क्या होता है? बी इंटू आरओई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड K माइनस बी इंटू आरओई। तो मैंने ये सारे आपको क्लास में करके दिखाए थे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लिखने के। तो पहला काम है कि हम ईपीएस निकाल लें, और ये ईपीएस को क्या माना जाएगा? एक्सपेक्टेड ईपीएस ही माना जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, आइए जी। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 100 लाख का 12%, 12 लाख। तो ये ESH आ गया आपका कितना? 18 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख। तो ईपीएस आ गया आपका 6 रुपए। सो ईपीएस आ गया आपका कितना? 6 रुपए। क्लियर है? एक सेकेंड बच्चे, मुझे देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन क्या ली है, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने इसको E0 माना है कि E1 माना है। सो लेट मी चेक वंस, क्योंकि ना ये समस्या रहती, कभी ये कुछ मान लेते हैं, कभी ये कुछ मान लेते हैं, इसलिए मैं एक बार जरा चेक करके आपको बता ही देता हूं। एक सेकेंड रुकना जरा। हमारे देश में ना ये बड़ी समस्या है, ये जो अजम्पशंस वाले सिस्टम होते हैं ना, ये गलत है। अब बच्चा यहाँ पढ़ाई करेगा बैठ के अजम्पशन सोचता रहे, वो कह रहा है जी सोचो क्या करे बताओ। हाँ मुझे पहले ही पता था, E1 ही माना हुआ है। ठीक है जी, आप भी E1 मानिए। ध्यान तो मुझे था, पर जस्ट मैं एक बार कंफर्म कर लें कि हमें गड़बड़ी ना हो जाए, तो E1 ही माना हुआ है जी। चलिए, सो ये हमने क्लास में बताया हुआ है आपको कि E1 ही माना है। जस्ट मैं दोबारा रिकन्फर्म कर, जब भी कराते हैं ना तो हमें टेंशन से होने लग जाती है कि पता नहीं इन्होंने क्या मान लिया। तो कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर शेयर। तो पहला, पे आउट रेशियो इज 25%, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0.25। अगर पे आउट रेशियो 0.25 है तो रिटेंशन रेशियो यानी कि बी कितना है? 0.75 है ना। तो P0 किसके बराबर है? E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय K माइनस बी इंटू ROE, यही जी का फॉर्मूला होता है। तो E1 कितना है? 6, 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय K कितना है? 16%, माइनस जी कितना है? रिटेंशन रेशियो कितनी है? 0.75, और ROE कितना है आपका? 20%। तो 6 इंटू 0.25, 1.5 डिवाइडेड बाय 16% माइनस 20 इंटू 0.75, 15%। सो 1.5 डिवाइड बाय 1%, दैट इज 1500, 150। 1.5 डिवाइडेड बाय 1% है ना, 1.5 ही है ना, 1.5 डिवाइडेड बाय 1%, 150, बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, रिवीजन चल रही है, और रिवीजन के साथ साथ
कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, सो वो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। पहला, ऐसा नहीं है कि हमने ये किया नहीं हुआ है, सब कुछ किया हुआ है क्लास में। डिविडेंड पे आउट रेशो अभी कितनी है? 50%। तो रिटेंशन रेशो यानी कि बी भी कितना आ गया? 0.5। तो P0 इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 16% माइनस 0.5 इंटू 20%। तो E कितना था? E था 6। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 16% माइनस 10%। सो 3 डिवाइड बाय 6%, 3 डिवाइडेड बाय 6%, 50। 3 डिवाइडेड बाय 6%, 50। तीसरा, सब पॉइंट 3, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी लेनी है? 100%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 100%। तो रिटेंशन रेशियो क्या हो गया? 0। तो P0 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 16% माइनस 0, क्योंकि B 0 है। तो ये सिंपली 6 डिवाइडेड बाय 16%, 6 डिवाइडेड बाय 16%, 37.5, 37.5। ठीक है, यहां स्टार लगा के लिख लेना कि हमने अज्यूम किया है क्या? D1 E1 है ना, तभी उसको D1 माना है। सो ये क्लास में हमने बताया हुआ है कब E1 मानना है, कब D1 मानना है, इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। लिखिए जल्दी, सीरियल ऑर्डर में ही करते चले जाते हैं, छोटा ही है ये, ज्यादा नहीं है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये क्लासेस सिर्फ उनके लिए होती हैं जो मेन क्लास लगा चुके हैं, जो रिवीजन क्लास लगा चुके हैं। अब उनको सिर्फ ये क्वेश्चंस के जरिए बस पढ़ना है, और पेपर वाले दिन ये वाले सवाल करके चले जाइए, बहुत होते हैं। चलिए आइए जी, हाँ बाकी मैं इंपॉर्टेंट तो मार्क करवा के देता ही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। मतलब किसी को क्विकली रिवाइज करना है एग्जाम के सुबह, तो ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले सॉल्यूशंस, वहां आधे घंटे पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा सवाल है, वैसे कराने लायक नहीं है, फिर भी करा देते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब ये दोनों का है, अभी हमने एक वॉल्टर का किया है, गॉर्डन का किया, आप दो करते हैं जिसमें दोनों है, वॉल्टर भी है और गॉर्डन भी है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो इन केस ऑफ आदित्य लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर 60 दिया हुआ है। फिर देखना पड़ेगा ये D1 मानेंगे कि E1, वैसे वॉल्टर में तो कुछ नहीं चक्कर है। कैपिटलाइजेशन रेट, वॉल्टर में D1 E1 का चक्कर नहीं है ना, D0 D1 का, ये तो गॉर्डन में ही पंगा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROE दिया है या R दिया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% दिया है। कंप्यूट प्राइस पर शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल, तो आइए वॉल्टर ही मांगा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब पॉइंट ए, प्राइस पर शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल, प्राइस पर शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल। तो P इज इक्वल टू D अपॉन के E माइनस D इंटू R अपॉन के डिवाइडेड बाय के। सो बताओ डिविडेंड कितना है? पे आउट रेशियो 30% है, तो 60 का 30%, तो D कितना हो गया? 60 का 30% यानी कि 18। तो 18 डिवाइडेड बाय के कितना है? 15%, प्लस 60 माइनस 18 इंटू ROE कितना है? 25% डिवाइडेड बाय 15% होल डिवाइड बाय 15%। सो 18 डिवाइड बाय 15%, 120, प्लस 60 माइनस 18 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 15% डिवाइड बाय 15%, 500। सो टोटल कितना आ गया? 620 आ रहा है ये तो। एक मिनट, 60 माइनस 18 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 0.15 डिवाइड बाय 0.15, नहीं 466.67, 466.67।
plus 120. So this is 586.67. 586.67. ठीक है, दिस इज योर ए पार्ट. बी पार्ट में देखिए जरा क्या है. बी पार्ट में वो कह रहा है व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एज पर द गॉर्डन मॉडल. तो गॉर्डन मॉडल में भी बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के ही होते हैं. गॉर्डन मॉडल में भी रिलेशनशिप किसका होता है, आर और के ही होता है. तो अगर आर आपका ज्यादा है और के ही कम है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0. दोनों की थ्योरी सेम ही है ना, जस्ट फॉर्मूला में अंतर है. सो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0, क्योंकि आर ज्यादा है तो फर्म खुद ज्यादा कमा सकती है. शेयर होल्डर्स को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा अपने पास रखिए और शेयर होल्डर्स को ज्यादा कमा के दे दीजिए. सो लिखिए बी, सिंस आर इज ग्रेटर देन के, so as per Gordon model, optimum payout ratio is 0. So as per Gordon model, optimum payout ratio is क्या, 0. लिखिए जी. So as per Gordon model, optimum payout ratio is 0. ओके. सो इसमें वॉल्टर भी था, गॉर्डन भी था. सो आराम से इसको पॉज करके लिखिए. आइए एक और करते हैं जिसमें वॉल्टर भी हो और गॉर्डन भी हो. क्वेश्चन नंबर 10. इसमें वॉल्टर भी आएगा और गॉर्डन भी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, और ये एग्जाम का सवाल है. इस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. आइए जी, May 23 एग्जाम का सवाल है. पढ़िए जी. क्वेश्चन नंबर 10. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन फॉर ए कंपनी. अर्निंग पर शेयर दिया है 10 रुपए. पी रेशो दिया है 12.5. इस चैप्टर में जब भी पी रेशो दिया हो तो हम हमेशा यहां से के निकाल सकते हैं. तो के किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय पी रेशो. हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी एक क्वेश्चन किया था, 1 डिवाइडेड बाय पी रेशो जहां हम यूज करते हैं. तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5 आपका के ही आएगा कितना, 8%. रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर दिया हुआ है. मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल 130 दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिविडेंड पे आउट रेशियो. बच्चे इस पार्ट में बच्चों को बड़ी दिक्कत आई थी, बहुत दिक्कत आई थी इस पार्ट में बच्चों को. क्यों सर? बच्चे डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या निकालना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कैसे निकालना है, कुछ लिखा तो है नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो ताकि वॉल्टर से प्राइस 42 रुपए आ जाए. लिखा था ना, लिखा था ना. यहां तो कहीं लिखा ही नहीं है. इन्होंने पता क्या किया वही है जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में किया है. वो कह रहा है मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल दिया, आपको नजर नहीं आ रहा. तो यहां निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो इफ प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल इज 130. ये निकालना था, पर बच्चों को इस पार्ट में दिक्कत आई थी क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी सवाल में कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है. सो ऐसे ही आ जाते हैं हमारे पेपर में क्वेश्चन. सो यहां निकालना था डिविडेंड पे आउट रेशियो इफ प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल इज 130. सो ये पार्ट 1 का ही सवाल था. ठीक है. दूसरे पार्ट में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बताओ एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो. अब यहां भी वॉल्टर ही लगना है क्योंकि ऊपर वॉल्टर लगा है तो यहां भी लगना है. तो वॉल्टर के अकॉर्डिंगली जो ऑप्टिमम रेशियो है उस अकॉर्डिंगली प्राइस बताना है. पीई रेशियो एच विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्राइस पर शेयर. तो ये भी हमने क्लास में किया था कि एज पर वॉल्टर मॉडल इफ आर और के बराबर है तो आप डिविडेंड दे ना दें आपके प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और उस आर पे अगर वही के ही कर दें और 1 डिवाइडेड बाय के ही कर दें तो क्या निकल आएगा, पी रेशो. ये हमने क्लास में किया हुआ है. तो वही पी रेशो पूछी है, पीई रेशो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर. ये एक एक नंबर का एक पार्ट आया था, 5 नंबर क्वेश्चन आया था ये पेपर में. सो पीई रेशो ये तो बुक का ही क्वेश्चन है पर इस पार्ट में दिक्कत थी.
फिर कह रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर बताओ एट दिस पी रेशियो, इस पी रेशियो पे मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट करके बताओ। बहुत कुछ पूछा है इस सवाल में। और लास्ट, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बताओ यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो साथ में उसने गॉर्डन भी पूछ लिया। तो आज तक डिविडेंड के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सबसे बढ़िया सवाल जो आया है वो यही आया है। जितने भी क्वेश्चंस आज तक डिविडेंड के आए हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बच्चे यही आया हुआ है पेपर में। ठीक है, और बढ़िया इसलिए कि क्लैरिटी नहीं थी सवाल में। ठीक है, सो आइए जी। सो क्या क्या डाटा है। ई दिया हुआ है 10 रुपए, पीई रेशियो दिया हुआ है 12.5, तो के किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो। तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100, तो के आ गया आपका कितना 8%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओई दिया हुआ है 12%, और मार्केट प्राइस 130 दिया हुआ है। तो सब पॉइंट ए। तो पहले पार्ट में क्लैरिटी की कमी थी, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं, पर अब लगे ही हैं तो मैं करा ही देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो P0 इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है, अरे वही तो निकालना है, डी अपॉन के 8% प्लस ई कितना है 10 माइनस डी इंटू 12% डिवाइडेड बाय 8% डिवाइडेड बाय 8%। तो अभी किया था थोड़ी देर पहले, P0 दिया हुआ है, P0 कितना रखना था 130। तो 130 इज इक्वल टू डी प्लस 10 माइनस डी इंटू 1.5, डी प्लस 10 माइनस डी इंटू 1.5 होल डिवाइडेड बाय कितना 8%। ये हमने एलसीएम लेके उसको सेम कर दिया, होल डिवाइडेड बाय कितना 8%। सो 130 इंटू 8% 10.4 इज इक्वल टू डी प्लस 15 माइनस 1.5 डी, है ना। सो ये आ गया आपका d इज इक्वल टू 15 माइनस 10.4 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1, 9.2, बिल्कुल ठीक। तो d इज इक्वल टू 9.2। तो बताओ फॉर्म की पे आउट रेशियो कितनी है। पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 9.2 डिवाइडेड बाय ईपीएस कितना है 10 इंटू 100, दैट इज 92%। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, पर बात वही है कि बच्चों को समझ ही नहीं आया था पे आउट रेशियो निकालनी कैसे। अब जिसने दिमाग लगा लिया, पर वहां पे बच्चे अब सवाल थोड़ा समझने बैठे, सवाल सही तो बना के दो कम से कम, पर वो ऐसे ही आ जाते हैं जी, क्या करें बताओ। बी पार्ट में कह रहा था मार्केट प्राइस बताओ एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो वॉल्टर वाली चाहिए, तो बताओ आर ज्यादा है कि के ज्यादा है। सिंस आर इज ग्रेटर देन के, तो एज पर वॉल्टर मॉडल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। Since R is greater than KE, so as per Walter model, dividend payout ratio should be 0। और वो कह रहा था इस पे मार्केट प्राइस बता लो, तो P0 is equal to 0 divided by 8% plus 10 minus 0 into 12% divided by 8% divided by 8%। तो 10 into 1.5 divided by 0.08, 187.5, 187.5। ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा था पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस पर शेयर। तो एज पर वॉल्टर मॉडल डिविडेंड पॉलिसी will have no effect
on price per share if R is equal to K. Since R is equal to 12%, so K has to be 12%. So PE ratio is equal to 1 divided by 12%. So 1 divided by 12%, that is 8.33 times. 1 divided by 12%, 8.33 times. डी पार्ट में कह रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर बताओ एट दिस पी रेशियो। अब यहां आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप पी रेशियो से मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो कह रहा था मार्केट प्राइस बताओ एट दिस पी रेशियो, तो ईपीएस है 10 और पी रेशियो 83.33, तो मार्केट प्राइस सीधा ही आ गया 83.33। नहीं तो आप वॉल्टर मॉडल लगा के भी कर सकते हो, पर ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं तो पेपर में यही से पढ़ता ना, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पी रेशियो, इस पी रेशियो पे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सर वॉल्टर से भी करा दो, अरे यार खुद कर लो वॉल्टर से। के कितना लेना है, के लेना है 12% और आरओई भी कितना लेना है, आरओई भी लेना है 12%। ठीक है, सो खुद कर लो। और डिविडेंड कितना लेना है 9.2, 9.2 डिविडेंड मैं करा ही देता हूं, ये लो। P0 is equal to 9.2 divided by 12%, 10 minus 9.2 into 12% divided by 12% divided by 12%. 76.67 plus 10 minus 9.2 divided by 12%, 6.67. तो 76.67 प्लस 6.67 देखो वही आ गया 83.34। तो शॉर्टकट से भी आ जाता। और लास्ट कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बताओ गॉर्डन मॉडल से। तो गॉर्डन मॉडल में तो अब यहां इन्होंने इसको D0 माना हुआ है। ये बहुत भयंकर समस्या है बच्चे। ये जो 9.2 इस सवाल में निकाला है इसको D0 मान के किया हुआ है। सो पेपर में आप जो भी मानेंगे आप नोट लिख के आ जाना। वैसे मैं बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन में इन्होंने D0 ही माने हुए हैं। जहां साइलेंट होता है ना सवाल, इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने क्लास में भी चर्चा करी थी, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्लास में भी चर्चा करी थी कि कुछ नहीं लिखा तो हम D0 मानते हैं, बस पिछले सवाल में इन्होंने D1 मान लिया, पता नहीं क्यों। वो भी E1 मान लिया, D1 भी कहा माना। तो यहां इसको D0 माना हुआ है। तो E इज इक्वल टू, सॉरी, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। तो पहले G निकालना पड़ेगा, B इंटू ROE। तो रिटेंशन रेशियो 8%, अगर पे आउट रेशियो 92% है तो रिटेंशन रेशियो 8% और ROE कितना है 12%। तो के 12 इंटू 0.08, सो 0.96%, दिस इज योर G, 0.96%। सो P0 इज इक्वल टू D0 कितना है 9.2 इंटू 1.0096 G डिवाइडेड बाय के कितना था, के था हमारा 8%, 1 डिवाइडेड बाय 12.5 इज 8% माइनस 0.96%। सो 9.2 इंटू 1.0096, 9.2 इंटू 1.0096, 9.29 divided by 8 minus 0.96, 7.04%. So 9.29 divided by 7.04%, 131.96. सो ये ध्यान रखना, ज्यादातर ये D0 ही मानते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि आप जो भी करें D0 लें D1 लें, पर आप पेपर में क्या देके आए, नोट जरूर देके आए। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए। चलिए,
सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए अब एक mm का भी कर लेते हैं, और mm का हम उल्टा सवाल करेंगे। सीधा तो कोई भी कर लेगा mm का। mm के तो फॉर्मूले क्या है, एक mm ने P1 निकालना होता है, एक mm निकालता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, और एक mm निकालता है वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे कंपनी डिविडेंड दे चाहे ना दे, क्योंकि mm मानते थे कि अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो उसको पैसा चाहिए तो वो जाके शेयर इशू कर लेगी, और अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो वो शेयर नहीं इशू करेगी। सो MM की सिंपल थ्योरी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, MM का भी एक सवाल हम कर लेते हैं। बैक कैलकुलेशन वाला कर रहे हैं, फ्रंट कैलकुलेशन तो आप आराम से कर ही लेंगे MM का। आइए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जी ध्यान से। ये भी RTP का क्वेश्चन है और अभी तक आया नहीं है पेपर में, तो किसी भी टाइम ये सवाल आपको पेपर में दस्तक देता हुआ मिल सकता है। पढ़िए, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹10 per share. So what is this? P0. Ordinary shares of a listed company are currently trading at 10 per share. This is P0. With the 2 lakh shares outstanding. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। द कंपनी एंटिसिपेट्स दैट इट्स अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी 5 लाख। तो E1 दिया हुआ है, याद है ना MM, E1 दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर इज 15%, के दिया हुआ है। कंपनी हैज सर्टन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन विच विल कॉज एन एडिशनल 26089 ordinary shares to be issued if no dividend is paid, or an additional 47619 ordinary shares to be issued if dividend is paid. नॉर्मल सवाल में यही तो हमें निकालना होता है, डेल्टा एन, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड। कई बार हम क्लास में इसको M भी बोलते हैं, तो आप M बोल दीजिए, आप डेल्टा N बोल दीजिए, बिकॉज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स को N बोलते हैं, N है ना, N फॉर नोज। और नए शेयर इशू करते हैं तो उसको M भी बोल सकते हैं, M फॉर मंकी, या उसको डेल्टा N भी बोल सकते हैं। तो यहां डेल्टा N या M दिया हुआ है, उल्टा सवाल है। अप्लाइंग द MM हाइपोथेसिस ऑन डिविडेंड डिसीजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तो I1 निकालना है, ये I1 सवाल में दिया होता है, और आप नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालते हो। इस बार आपको I1 ही ढूंढना है। एंड डिविडेंड, एक I1 बताओ और एक डिविडेंड बताओ, दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कंपनी। सो मेरे हिसाब से करंट ट्रेंड को देखते हुए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये क्यों बोला है करंट ट्रेंड को देखते हुए, बिकॉज इंस्टीट्यूट आजकल उल्टे सवाल ज्यादा पूछ रहा है, और ये भी उल्टा है। मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी उल्टा करा है, हर चैप्टर में आपको उल्टे सवाल हम करा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या डाटा सवाल में दिया हुआ है। तो एक तो P0 दिया हुआ है, कितना है, 10 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग यानी कि N दिया हुआ है, कितना, 2 लाख, है ना, यस। E1 अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर कितना, 5 लाख, और के दिया हुआ है कितना, 15%। डेल्टा N या M दिया हुआ है 26089 शेयर्स, कब, इफ नो डिविडेंड इज पेड, इफ नो डिविडेंड इज पेड। और डेल्टा N या M है 47619 इफ डिविडेंड इज पेड, 47619 इफ डिविडेंड इज पेड। क्वेश्चन कहता है एक तो मुझे I1 बता दो और एक डिविडेंड की अमाउंट बता दो। ये 2 काम करने हैं, चलो छोड़ो इन 2 कामों को, है ना। हाँ, अपने अकॉर्डिंगली जैसे इसके सवाल करते होते थे। पहला काम होता था कि हम P1 निकालते थे। MM में सबसे पहले हम क्या निकालते थे, P1 निकालते थे। तो आइए, सब पॉइंट ए, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, क्योंकि डिविडेंड पेड में डिविडेंड तो दिया नहीं हुआ, तो मैं डिविडेंड पेड वाला तो निकाल नहीं सकता। तो डिविडेंड इज नॉट पेड में P1 तो निकाल सकता हूं ना। तो P1 का MM में क्या फॉर्मूला था, P1 इज इक्वल टू जो भी आपका P0 है इंटू 1 + KE - D1।
तो D1 तो 0 है, P0 कितना है 10, KE कितना है 15% और D1 कितना है 0 -0, तो ये आ गया आपका कितना 11.5। सो अगर आप डिविडेंड नहीं देते तो आपका P1 कितना होगा 11.5। उसके बाद हम दूसरा काम करते होते थे, ये पहला काम होता था। दूसरा काम होता था नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर इशू करते हैं, जिसको हम M बोलते थे, इंस्टीट्यूट इसको कई बार डेल्टा N बोलता है। ये कैसे निकालते थे, हम सोचते थे कि अगले साल हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, I1 माइनस इसमें से जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो हटा दो, बाकी नए शेयर इशू कर लो, क्योंकि जितनी रिटेन्ड अर्निंग है वो तो हम खुद ही फाइनेंस कर लेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग कैसे ऐसे निकालेंगे, जितनी भी अर्निंग है माइनस एक साल बाद जो डिविडेंड देंगे, दैट इज ND1। N इज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, D1 इज जो एक साल बाद डिविडेंड देना है, ये रिटेन्ड अर्निंग आ गई, और इसको P1 प्राइस पे जाके हम शेयर इशू कर लेंगे। यही करते थे। कुछ याद आया है? यस सर, बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है, बिल्कुल ठीक। आइए, तो डेल्टा N आपको दिया हुआ है, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड 26089, 26089। I1 बच्चे निकालना है। E1 आपको दिया हुआ है, अर्निंग्स कितने हैं 5 लाख, माइनस ND1 0 है, बिकॉज हम कौन सा केस कर रहे हैं, डिविडेंड इज नॉट पेड, तो एक साल बाद डिविडेंड तो देना नहीं है, डिवाइडेड बाय P1 कितना है 11.5, तो यहां बैक कैलकुलेशन से क्या निकल आएगा I1। ये पहला पार्ट था सवाल का, वो कहता था मुझे क्या निकाल के दिखाओ, I1 निकाल के दिखाओ। क्लियर है? सो आइए, सो I1 किसके बराबर हुआ 26089 इंटू 11.5 प्लस 5 लाख, तो 8,000,024, 8,000,024। क्लियर है? अब चलते हैं इफ डिविडेंड इज पेड पे, क्योंकि अब D1 निकालना है, तो D1 तो डिविडेंड इज पेड से ही निकलेगा। सो आइए, बी कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पेड, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पेड। भाई बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन तो सिंपल होता है, आप अपने फॉर्मूले लगाते चले जाओ, जो दिया हुआ है वो लिखते चले जाओ, जो नहीं दिया हुआ वो अपने आप क्या निकल आएगा, बैलेंसिंग फिगर। अगर डिविडेंड पेड है तो P1 किसके बराबर होता है, P1, अच्छा चलो P0 किसके बराबर होता है बताओ, P0 होता है P1 डिवाइडेड बाय D1 अपॉन 1 प्लस K, तो P0 10 रुपए है, P1 तो पता नहीं है, P1 ही तो ढूंढना होता है, प्लस D1 भी ढूंढना है इस सवाल में, और K कितना था, K था अपना 15%, तो 1.15, तो यहां से निकल आया P1 प्लस D1 इज इक्वल टू 11.5, तो P1 कितना आ गया 11.5 माइनस D1। अब इस P1 को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड। सो सीधा आप बच्चे D1 नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आपको P1 भी तो नहीं पता, तो पहले मैंने P1 ढूंढ लिया। अब डेल्टा N का फॉर्मूला लगा देते हैं, इधर देखो, डेल्टा N अगर डिविडेंड पे करते हैं तो डेल्टा N कैसे निकालते हैं, I1 माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस E1 प्लस ND1 हो गया, माइनस E1 प्लस ND1 डिवाइडेड बाय P1, और अगर डिविडेंड पेड है तो डेल्टा N कितना दिया हुआ है 47619। बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चन तो जिसको आते हैं वहां पे क्लिक करना चाहिए। I1 हम निकाल चुके हैं 8,000,024, E1 आपको दिया हुआ है कितना 5 लाख, प्लस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके एग्जिस्टिंग कितने हैं 2 लाख, इंटू D1 ही तो ढूंढना है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है P1, और P1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 11.5 माइनस D1। तो यहां से बैक कैलकुलेशन से आप D1 निकाल लो, खुद निकाल लेना, ये 1 रुपया आ रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज सीधा तो कोई भी कर लेगा MM के क्वेश्चन, मेन होता है कि क्या आप बैक कैलकुलेशन से MM के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि नहीं, और ये बैक कैलकुलेशन का इकलौता सम है हमारे पास जो हमने कहां से लिया है, RTP से ही लिया है। क्लियर? लिखिए जल्दी। तो बहुत बढ़िया सवाल लगता है मुझे ये, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर इंस्टीट्यूट को गालियां देना शुरू करता है बच्चा, वो कह रहा है मेरे साथ तुम ऐसा करते हो। भाई तेरे साथ कुछ खास दुश्मनी थोड़ा इंस्टीट्यूट की, तुम समझो इस बात को, ठीक है ना।
हमारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ा है इंस्टीट्यूट की। चलिए ओके, तो वॉल्टर हो गया, गॉर्डन हो गया, एमएमबी हो गया। आइए अब ग्राहम एंड डॉड और लिंटर करते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा था। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा करेंगे देखते हैं, भाई साहब सेव कर रहे हैं। आइए एग्जाम का क्वेश्चन, ये देखो नवंबर 23, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जी। ईपीएस ऑफ कंपनी 60, तो ई दिया हुआ है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, तो ईपीएस 60 है और पे आउट रेशियो कितना है 60%। मल्टीप्लायर इज 5, मल्टीप्लायर तो ग्राहम एंड डॉट में यूज होता है, तो मल्टीप्लायर इज 5। डिटर्मिन द प्राइस पर शेयर एज पर द ग्राहम एंड डॉट मॉडल। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, पर बात ये है कि क्या आप ग्राहम एंड डॉट रिवाइज करके गए, क्योंकि हमने तो क्लास में कराया था, ठीक है ना। सो हमारे कराने को क्या है, हम तो बहुत कुछ कराते हैं। सो बात यह है कि कौन ग्राहम एंड डॉट रिवाइज करके गया और किसको वहां बैठ के ग्राहम एंड डॉट का फॉर्मूला याद आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 में एज पर ग्राहम एंड डॉट, ये ग्राहम बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के गुरु, तो एज पर ग्राहम एंड डॉट प्राइस पर शेयर किसके बराबर होता है, डी प्लस ई बाय 3 इंटू एम, डी प्लस ई बाय 3 इंटू एम। तो आइए डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 60%, ईपीएस है 60, तो डिविडेंड कितना हो गया 60 का 60%, डी इज इक्वल टू 60 का 60% कितना 36। हम इसको क्लास में ऐसे समझाते होते हैं कि एज पर ग्राहम एंड डॉट डिविडेंड को 4 गुना ज्यादा वेट मिलता है एज कंपेयर टू द रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। सो 36 प्लस ई कितना था 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एम कितना है 5, तो 36 प्लस 20 इंटू 5, तो एज पर ग्राहम एंड डॉट आपका आंसर कितना आ गया 280। 1 मिनट का आंसर था, पर बात यही थी कि याद किसको है, तो जिसको याद है वो आराम से कर लिया होगा। आइए बी पार्ट देखते हैं। इंस्टीट्यूट को छोड़ता नहीं है, पता ही नहीं है किस कोने कतारे से उठा के वो सवाल पूछ लेंगे। पढ़िए जी। अब लिंटर पूछा है, इधर देखो, कंप्यूट द करंट ईयर डिविडेंड यूजिंग द लिंटर मॉडल। तो लिंटर मॉडल कहता है डिविडेंड शुड बी द वेटेड एवरेज ऑफ डीपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड ईपीएस ऑफ करंट ईयर, ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो ऑफ करंट ईयर एंड डीपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहां करंट ईयर का डिविडेंड मांगा है, लास्ट ईयर का डिविडेंड, इसको हम क्लास में बोलते होते थे DN-1, आप D0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। DN-1 को आप D0 भी बोलते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर यानी कि वेट्स दिए हुए हैं। टारगेट पे आउट रेशियो इज 60% और करंट ईयर का ईपीएस कितना है 12। वो कह रहे हैं करंट ईयर का डिविडेंड बताओ यूजिंग द लिंटर मॉडल। तो लिंटर मॉडल का फॉर्मूला बताते हैं। तो लिंटर मॉडल डिविडेंड ही तो बताता था, लिंटर मॉडल और कुछ थोड़ा ना करता था। तो सब पॉइंट ए, सब पॉइंट बी, calculation of current year's dividend using Linter's model, calculation of current year dividend using Linter model। तो लिंटर का फॉर्मूला क्या था, DN इज इक्वल टू EPS ऑफ करंट ईयर इंटू पे आउट रेशियो इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस DPS ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 1 माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर। यही तो था कि दोनों की वेटेड एवरेज लेनी है ना। अब बताओ ईपीएस ऑफ करंट ईयर कितना दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है 12। पे आउट रेशियो कितना है, पे आउट रेशियो है 60% और एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 0.45 प्लस D0 पिछले साल का डिविडेंड कितना है 6.34
into 1 minus 0.45. So 12 into 60% into 0.45, 3.24 plus 6.24 into 0.55, 3.487. So 6.727. सो मैंने हर थ्योरी से एक एक क्वेश्चन ले लिया, जिससे आपको सारी की सारी थ्योरी जो है वो धीरे धीरे के आ जाए, याद आ जाए। वैसे तो हमने याद कर ली हुई है रिवीजन में ही, पर इससे थोड़ा और अच्छा याद हो जाता है। लिखिए जल्दी। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये ना इंस्टीट्यूट ने धोखा किया है। ये सीए फाइनल से उठा के क्वेश्चन आपके एमटीबी में डाल दिया। ये क्वेश्चन अगर आ गया ना पेपर में, ये को कर नहीं पाएगा। तो ये क्वेश्चन इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये आपको दिक्कत आएगी करने में। आइए जी, और ये सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल का सवाल है। गलत बात है ना, पर ये लोग गलत गुलत कुछ नहीं होता ना, सीए है, सब चलता है। आइए जी, मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमटीपी का क्वेश्चन है सितंबर 24 के। आइए जी, तो ये क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो धराशायी होने वाले हैं, पर हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने अब ये कर लिया है। पढ़िए जी। मिस्टर आनंद इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ शेयर एट ₹500। 500 रुपए का शेयर लेने की सोच रहा है, whose फेस वैल्यू पर शेयर इज 100। ओके, ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस इन द रेशियो 1:5 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। कह रहे 4 साल बाद कंपनी हमें क्या देने वाली है, बोनस भी देने वाली है। सो 4 साल बाद कंपनी एक बोनस भी देने वाली है। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%। हर साल लगता है 20% डिविडेंड मिलेगा, तो 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 100 का 20% 20 रुपए हर साल लगता है डिविडेंड मिलेगा। एंड एट द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। इसका क्या मतलब है, जब आप बोनस दे देंगे, मान लो मैंने 100 शेयर लिए, तो 100 शेयर के ऊपर 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो मुझे 20% डिविडेंड कितना मिलेगा, 2000। जब मुझे 1:5 का बोनस मिलेगा, हर 5 के बदले में एक बोनस मिलेगा, तो 100 के ऊपर मुझे 20 शेयर का बोनस मिलेगा, हर 5 के बदले में एक शेयर का बोनस, तो मेरे 100 शेयर हो जाएंगे 120। वो कह रहा है इस बड़े हुए कैपिटल बेस पे भी 20% डिविडेंड मिलेगा, मतलब आपका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। मतलब आपके 100 शेयर बढ़ के कितने हो गए, 120, पर डिविडेंड आपका अभी भी 20% ही रहेगा। वो ये कहना चाह रहा है। क्लियर है? ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ 7th ईयर। 7वें साल के बाद वो शेयर बेचेगा एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 ईच। 7 साल बाद लग रहा है भाव 900 हो जाएगा। Incidental expenses for purchase and sale of shares are estimated to be 5% of market price। खरीदने और बेचने दोनों में खर्चा होगा 5%। Assuming a discounting rate of 12% per annum, डिस्काउंट रेट 12% है। Compute the NPV from the acquisition of shares। अब देखो बच्चे, NPV शेयर्स की दसो, हमने तो NPV कैपिटल बजटिंग में पढ़ी है। कह रहा है ये शेयर खरीदने की NPV बताओ। कुछ नहीं बच्चे, गेन लॉस बताना है, बस प्रेजेंट वैल्यू करके बताना है। गेन लॉस बताना है और प्रेजेंट वैल्यू करके बताना है बस। सर कितने शेयर हैं ये तो बताया नहीं है, जितने मर्जी ले लो यार, आप एक शेयर ही ले लो, एक शेयर का ही कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको प्रेजेंट वैल्यू पीवीसीआई, एनपीवी क्या होता है, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। अगर खर्चे हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो पीवीसीओ है 500, पर 5% खर्चे लगेंगे, वो अलग मुद्दा है। पीवीसीओ है 500, पीवीसीआई क्या है, जो हर साल डिविडेंड मिलना है उसकी पीवी, और लास्ट में शेयर बेचना है उसकी पीवी। दैट्स इट। सो पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करके एनपीवी निकालना है। पर ये बोनस वाला पॉइंट आपको तंग करेगा, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगी लाइन ये जो लिखी है, द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। ये लाइन आपको समझने में दिक्कत आएगी पेपर में।
कि आपके 100 शेयर बढ़ के 120 हो जाएंगे, पर डिविडेंड आपको फिर 12,000 का 20% मिलेगा। 12,000 समझ गए ना, 120 इंटू 100, 12,000 का 20%, 2400 मिलेगा। पहले कितना था, 2,000। और हम तो एक शेयर का करेंगे, 100 शेयर का क्यों करना है। सो आइए इसी फाइनल का क्वेश्चन। सर इतना आसान क्वेश्चन बच्चे, आप आसान है ना क्योंकि समझ आ गया है, अदरवाइज आसान नहीं होते इस तरह के सवाल। चले आइए, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, ईयर और कैश फ्लोस, बाद में लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 साल शेयर रखा है जी उसने। ठीक है, चलो बताओ, पहले साल उसको डिविडेंड मिलेगा। मान लो एक ही शेयर है, अज्यूम्ड 1 शेयर, तो 100 रुपए का शेयर है, तो 100 के ऊपर 20%, इतना 20 रुपए। दूसरे साल भी 20 रुपए, तीसरे साल भी 20 रुपए, चौथे साल भी 20 रुपए। चौथे साल के लास्ट में कंपनी ने बोनस दिया, तो उस पर डिविडेंड तो 5वें साल मिलेगा ना। चौथे साल के लास्ट में कंपनी ने बोनस दिया, यहां लिखते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 4, एट द एंड ऑफ ईयर 4 बोनस शेयर्स रिसीव्ड। कितने, आपके पास एक शेयर है तो 1/5.2, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस आपके कितने हो गए, 1.2। अभी यहां कितने थे, यहां तो एक ही शेयर था, 1 शेयर 100 रुपए का। 5वें साल से अब आपको 1.2 पे 100 रुपए का 20% डिविडेंड मिलेगा, ये कहना चाहता था वो। सो आपका डिविडेंड हो गया कितना, 24। ठीक है, छठे साल फिर 24। अब 7वें साल आपने शेयर बेच दिया, तो शेयर बेच दिया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। हाँ डिविडेंड तो मिलेगा, डिविडेंड तो मिलेगा, क्योंकि शेयर भाई 7 साल तो शेयर रखा ही है ना, तो 7वें साल का डिविडेंड तो मुझे ही मिलना है। पर 7वें साल के लास्ट में आपने शेयर बेच दिया, तो आपके हिस्से कितने सेल प्रोसीड्स आएंगे, इधर देखो। आपको एक्सपेक्टेड है 900 का बेचेंगे, कितने शेयर बेचोगे बच्चे, 1.2, 1.2 बेचेंगे ना, आपके पास 1.2 शेयर है, और इंटू 95%, क्योंकि 5% तो आपका खर्चा ही आ जाएगा, तो आपकी जेब में आएंगे 1026। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कर दो, दैट विल बी योर पीवीसीआई। तो ये गलत हो जाना है पेपर में, क्योंकि ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं है, पर अब पूछा गया है तो मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि एमटीपी का सवाल है। डिस्काउंट रेट कितना है, 12%। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507 और 0.452। चलिए, सो 20 इंटू 0.893, 17.86, 20 इंटू 0.797, 15.94, 14.24, 12.72, 13.61, 12.17, 10.85 और 463.75। So what is your PVCI? $561.14।
माइनस पीवीसीओ, सारा पैसा तो आज ही लगाया है तो उसकी पीवी तो सेम ही होगी। आज शेयर खरीदा 500 का और 5% खर्चा हो गया 525। तो बताओ आपकी एनपीवी कितनी आ गई? 36.14। तो सीए फाइनल में वैल्यूएशन का चैप्टर है, उस वैल्यूएशन के चैप्टर में ये वाला सम है, तो वहां से उठाया इन्होंने ये और उठा के आपके एमटीपी के अंदर डाल दिया। बच्चे डिविडेंड लिखे ना, कह रहे डिविडेंड इनके सिलेबस में भी है, डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ओके, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आइए तो अब बचे हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। एक आपको पता है इसमें बायबैक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिविडेंड में। एक सवाल बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आइए पहले वो कर लेते हैं, फिर बायबैक के 2 सवाल मैंने दिए हैं वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना ये क्वेश्चन बड़ा छोटा सा सवाल है, मुझे अच्छा लगा मैंने डाला। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जरा। मिस्टर एच इज करंटली होल्डिंग 1 लाख शेयर्स ऑफ एचएम लिमिटेड, तो उसके पास 1 लाख शेयर्स है। एंड करंटली द शेयर ऑफ एचएम लिमिटेड इज ट्रेडिंग ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एट 50 पर शेयर। आज उसका बाजार में भाव कितना चल रहा है? 50 रुपए। Mr. A have a policy to reinvest the amount of any dividend received into the shares back again of HM Limited. मिस्टर ए की पॉलिसी है कि जितना डिविडेंड मिलेगा जाके उसी कंपनी के शेयर्स दोबारा खरीद लेने हैं। लोग ऐसा करते हैं कि जितना डिविडेंड मिलेगा जाके उसी कंपनी के शेयर हमें दोबारा खरीद लेने हैं। इफ HM लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, HM लिमिटेड ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। Please determine the number of shares that Mr. A would hold after he reinvest dividend in the shares of HM Limited. अब सोचो, वो कह रहा है 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपके पास कितने शेयर थे? 1 लाख। तो आपको 10 रुपए के हिसाब से इधर करते हैं, इधर देखो जरा। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बताओ। अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख शेयर थे, आपको 10 रुपए का डिविडेंड 10 लाख रुपए मिला। वो कह रहा है उसकी पॉलिसी है कि ये डिविडेंड भी उठा के वो इसी कंपनी के शेयर में री इन्वेस्ट कर देगा। अब ये बता दो री इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास कितने शेयर होंगे। तो मुझे सिर्फ ये देखना है री इन्वेस्ट किस रेट पे होगा। सर रेट दिया हुआ है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर 50, नहीं, ये 50 तो कम डिविडेंड प्राइस है। डिविडेंड देने के बाद शेयर क्या हो जाता है? एक्स डिविडेंड हो जाता है। ओ हो सर ये तो गलत हो जाता पेपर में। बिल्कुल ठीक बच्चे, जो री इन्वेस्टमेंट रेट होगा वो 40 रुपए होगा, बिकॉज जब 10 रुपए उसको मिल गए तो शेयर विल बिकम एक्स डिविडेंड, और एक्स डिविडेंड होते ही फिर आप 40 रुपए पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी परचेस्ड, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी परचेस्ड, आप कितने शेयर खरीद सकते हैं? 10 लाख डिवाइडेड बाय 40, 25,000 शेयर आप और खरीद सकते हैं। 25,000 शेयर्स आप और खरीद सकते हैं। तो सवाल कहता था बताओ डिटर्मिन द नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर ए वुड होल्ड आफ्टर ही री इन्वेस्ट डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो 1 लाख पहले थे, 25,000 शेयर आप और ले सकते हैं, तो टोटल आप कितने शेयर ले सकते हैं? 1,25,000 शेयर आप ले सकते हैं। ये आंसर था। सो 1 लाख शेयर आपके पास पहले थे, 25,000 शेयर आप और ले सकते हैं, सो टोटल आपके 1,25,000 शेयर जो है वो हो जाएंगे। पर ये बढ़िया सवाल है क्योंकि ज्यादातर जल्दी जल्दी में सब इसको 50 से डिवाइड कराएंगे कि हाँ 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं, 50 रुपए के रेट पे इन्वेस्ट करने हैं, पर 50 नहीं था, है ना, यही तो गलती होनी है कि 50 नहीं था। क्लियर है? लिखिए इसको जल्दी।
ओके, चलिए आइए अब एक दो क्वेश्चन बायबैक के भी दिए हैं। देखो बायबैक में भी एक सवाल सीधा है एक उल्टा है, तो उल्टे सवालों का तो बहुत ही बोलबाला है बच्चे आज की डेट में। सो आइए बायबैक की बात करते हैं। तो हर तरह के मैंने क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं, बस एक नहीं डाला इसमें, वो मल्टी स्टेज वाला 2 स्टेज 3 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, क्योंकि वो क्लास में बहुत किया होता है तो मैंने उसके लिए डाले कि वो तो आप कर ही लेंगे पेपर में। 2 स्टेज 3 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 और उसका उल्टा भाई क्वेश्चन नंबर 8। आइए जी, और ये 8 कहाँ है, अगेन एमटीपी में आया है। पढ़िए जी। सर आप एमटीपी के सारे क्वेश्चन डालते हो? नहीं बच्चे नहीं, मैं एमटीपी के सिर्फ वो क्वेश्चन डालता हूं जो नए होते हैं, तो हमने ऑलरेडी किए होते हैं उसको डालने का क्या मतलब है। पढ़िए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन परटेनिंग टू डीजी लिमिटेड। तो डीजी लिमिटेड से रिलेटेड कोई डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख शेयर्स, अर्निंग पर शेयर है 25 रुपए, पीई रेशियो दिया हुआ है 20, बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 400 रुपए पर शेयर। हमने बुक वैल्यू रेशियो चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था। इफ कंपनी डिसाइड्स टू रीपरचेज 5000 शेयर, कंपनी 5000 शेयर का बायबैक करने जा रही है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, उस समय जो मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी उसी रेट पे बायबैक करने जा रही है। व्हाट इज द रिजल्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेजिंग। वो कह रहे हैं बताओ रीपरचेज के बाद बुक वैल्यू पर शेयर कितना होगा। तो ये सवाल बुक वैल्यू पर शेयर का है ना। सो इधर देखो, सो पहले तो आप मुझे बताओ, याद कराओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, कि बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। बुक वैल्यू पर शेयर होता है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। यही तो होता है बुक वैल्यू, कि बुक्स के अकॉर्डिंगली एक शेयर की वैल्यू कितनी है। रेशियो में बहुत किया है हमने बुक वैल्यू पर शेयर। तो शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को नंबर ऑफ शेयर्स के डिवाइड कर दे तो बुक्स के अकॉर्डिंगली एक शेयर की वैल्यू आ जाती है। एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर कितना दिया हुआ है 400, उसने तो बायबैक के बाद वाला मांगा है, पर पहले शेयर होल्डर फंड तो निकालूं। तो शेयर होल्डर फंड में यहां से ढूंढ सकता हूं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं कितने 1 लाख। तो बताओ आपके शेयर होल्डर फंड्स कितने आ गए 400 लैक्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बायबैक करने से क्या नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। तो आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर बायबैक मांगा है, बताओ रिवाइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। रिवाइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। आपके ओरिजिनल शेयर्स थे 1 लाख, कितने शेयर्स आपने बायबैक कर दिए 5000, 5000 ही है ना। कंपनी डिसाइड्स टू रीपरचेज 5000 शेयर, है ना। तो कितने शेयर्स आपने रीपरचेज कर दिए 5000। नहीं यार ये 5000 नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये 25,000 है। 1 मिनट मुझे ना स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल मैंने क्लास में भी करेक्शन करवाई थी इसकी। ये 25 होना चाहिए, यहाँ भी 5 ही लिखा है। आंसर देखो जरा, क्योंकि मैंने क्लास में, हाँ इन्होंने आंसर 25 से किया है, तो ये ठीक कर लो, नहीं तो आंसर आपका अलग आएगा। ये 5000 क्वेश्चन में 5 ही है, आंसर में 25 है, तो आप 25 कर लो, उससे आपका आंसर मैच हो जाएगा। ये 25,000 शेयर कर लो, क्योंकि मुझे 25 ही याद था, मैं 25 के अकॉर्डिंग ही करने लगा था। आइए, सो आपने 25,000 शेयर बायबैक कर लिए, है ना। तो आफ्टर बायबैक आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने 75,000। बच्चे बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक शेयर होल्डर फंड चाहिए आफ्टर बायबैक, एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए आफ्टर बायबैक। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक तो मिल गए, अब ढूंढना है शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक। तो आइए, शेयर होल्डर फंड्स बिफोर बायबैक, तो बिफोर बायबैक है 400 लाख, माइनस कर दीजिए इसमें से बायबैक के प्रोसीड्स,
क्योंकि जितने पैसे आप शेयर होल्डर्स को देंगे आपके शेयर होल्डर फंड उतने से कम हो जाएंगे। अगर अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें जाती है फेस वैल्यू, इसमें जितना आपने पे किया, और इसमें आता है बैलेंसिंग फिगर। तो ये दोनों मिलके आपके शेयर होल्डर फंड्स को कम कर देते हैं, क्योंकि लॉस भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट करना होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक करे हैं? 25,000। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कितना पे किया? तो बायबैक प्राइस, वो कहता था प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट एमपीएस, बच्चे ईपीएस दिया है, पी रेशो दिया है, वो किस लिए दिया है? इसलिए ही तो दिया है। तो एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई रेशो। तो बताओ ईपीएस कितना है? 25। एक सेकेंड, ईपीएस कितना है? यस 25, पी रेशो 20। तो 500 रुपए पे आपका बायबैक हुआ, तो इतने से आपके शेयर होल्डर फंड्स कम होने वाले हैं 125 लाख से। तो शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, गलत हो जाए ना पेपर में। 275 लाख। तो बताओ बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर बायबैक, बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर बायबैक, शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक कितने हैं? 75,000। सो 367 या 366.67, 366.67। सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो फिर भी आप संभाल लोगे, यहां गलती हो जानी है। तो ये अकाउंट्स में भी हमने बायबैक ऑफ शेयर का चैप्टर किया हुआ है, और आपको पता है जितनी अमाउंट आप पे करते हो फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में डेबिट होती है, ये रिजर्व एंड सरप्लस, तो दोनों मिलके आपके शेयर होल्डर फंड्स उतने से कम कर देते हैं। तो जितना आप बायबैक को पे करते हो प्रोसीड्स, उतने से ही आपके शेयर होल्डर फंड्स कम हो जाते हैं, और ये शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक निकल के आता है। लिखिए जी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, है ही नहीं ऊपर करने को। चलिए सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए इसका उल्टा भाई करते हैं। सर उल्टा भाई? हाँ, उल्टा सवाल पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट यही है, सवाल उल्टा पूछा हुआ है, और ये भी एमटीबी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 आइए जी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, देखना लगेगा सेम ही सवाल है। पार्थ लिमिटेड हैड रिसेंटली रीपरचेज्ड 20,000 इक्विटी शेयर। लो जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रीपरचेज दिए हैं, वहां 25 है, यहां 20 है। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पिछली बार लिखा था एट मार्केट प्राइस, यहां लिखा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो भी आपका मार्केट प्राइस है उससे 10% ऊपर पैसे दिए हैं इस बार। द बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेज दिया है। हाँ, उल्टा सवाल आ गया, देखो है ना, यही तो मांगा था पिछली बार, तो यहां वो दिया हुआ है। तो बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेज दिया है। अदर डिटेल्स ऑफ कंपनी, अर्निंग्स ऑफ कंपनी बिफोर बायबैक दिया हुआ है, तो ये पिछली बार भी दिया था। यस, ईपीएस दिया हुआ था। तो अर्निंग्स ऑफ कंपनी बिफोर बायबैक दिया है। करंट एमपीएस 270 है, तो उससे 10% प्रीमियम पे पैसा भरा है। पी रेशो दिया हुआ है देखो 18। तो यहां से आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। ये देखो, अगर करंट एमपीएस 270 है, पी रेशो 18 है, तो पी, अच्छा मांगा क्या है पहले ये देखते हैं ना, सोल्यूशन बाद में करते हैं। कैलकुलेट द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी बिफोर द रीपरचेज, उल्टा सवाल। बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेज दिया हुआ है, वो कह रहा है बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर रीपरचेज निकाल के दिखाओ। तो सब कुछ उल्टा करना है इसमें, सब कुछ उल्टा करना है इसमें, ठीक है। सो इधर देखो जरा कैसे होगा ये सवाल, बताओ। तो बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर रीपरचेज, बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर रीपरचेज, ये कैसे निकलेगा?
शेयर होल्डर फंड्स बिफोर रीपर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर रीपर्चेस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर रीपर्चेस। अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर रीपर्चेस तो बड़े आराम से आ जाएंगे। इधर देखो, करंट एमपीएस दिया हुआ है, कितना है 270। करंट पीई रेशो दिया हुआ है, करंट मतलब बायबैक से पहले, है ना, कितना है 18। तो पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो यहां से आपका ईपीएस निकल आया, एमपीएस डिवाइडेड बाय पी रेशो। तो 270 डिवाइड बाय 18, तो आपका करंट ईपीएस है 15 रुपए। अब करंट ईपीएस का फॉर्मूला लगा दो। करंट ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, करंट अर्निंग्स, इसको ईएसएच बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। करंट अर्निंग्स डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। अब करंट ईपीएस कितना है 15 रुपए। करंट अर्निंग्स दी हुई है सवाल में बिफोर बायबैक 18 लाख, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। सो यहां से आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइड बाय 15, इतना 1,20,000। लो जी, एक आइटम तो हमने निकाल ली, 18 लाख डिवाइड बाय 15, 1,20,000। उल्टा चलना है ना। शेयर होल्डर फंड्स बिफोर बायबैक चाहिए। अब पहले हम निकालेंगे शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक, क्योंकि बुक वैल्यू आफ्टर बायबैक दी हुई है। सो इधर देखो, बुक वैल्यू आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक। तो बुक वैल्यू आफ्टर बायबैक कितनी है 193.2। क्या नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक बता सकते हैं बड़े आराम से। बिफोर बायबैक 1,20,000 है और आपने कितने शेयर का बायबैक किया था 20,000 का। तो यहां से आपके निकल के आ गए शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक। तो शेयर होल्डर फंड्स आफ्टर बायबैक 193.2 इंटू 1 लाख, तो 193,200,000। अब बिफोर बायबैक कैसे निकालें, इधर देखो, जब बिफोर दिए थे तो आफ्टर बायबैक के लिए क्या किया था, माइनस बायबैक प्रोसीड्स। अब आफ्टर दिए हैं तो प्लस बायबैक प्रोसीड्स कर दो तो बिफोर आ जाएंगे। उल्टा सवाल है ये, प्लस बायबैक प्रोसीड्स। कितने शेयर बायबैक करें 20,000। करंट एमपीएस है 270 और आपने 10% प्रीमियम दिया है, तो 270 प्लस 10% इंटू 20,000, 59,40,000। दिस इज योर बायबैक प्रोसीड्स। तो ये आ गए आपके शेयर होल्डर फंड्स बिफोर बायबैक। तो बच्चे देखा, उसी सवाल को सीधा और उसी सवाल को उल्टा भी बना दिया उन्होंने। 25260000। चलिए जी, निकालिए आंसर। 25260000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 210.50 पर शेयर। सो अब आपको कोई नहीं तंग कर सकता। हमने सीधे भी करा दिए, हमने उल्टे भी करा दिए। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। सो इससे बच्चे आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यस, सो डिविडेंड चैप्टर भी हो गया हमारा। चलिए, सो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।